में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। रविवार को सरिस्का के जंगल में आग लगी और फिर उसको बुझा भी लिया गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उसके बाद उस आग ने फिर एक तरीके से तेजी पकड़ी और अब आग जो है वह विकराल रूप धारण कर चुकी है। जो ताजा खबरें हैं वो ये हैं कि लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में ये आग फैल चुकी है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। वन विभाग का अमला भी लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है। 160 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जो है वो आग की चपेट में है। हम कह सकते हैं कि राख हो चुका है। सवाल ये है कि आग लगना जंगल में ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। पतझड़ के बाद के मौसम में सारी दुनिया के जंगलों में आग लगने की खबरें आती रहती हैं। राजस्थान में भी आग लगती रहती है। उदयपुर में 8 दिन पहले की खबर है कि उदयपुर के पास के जंगलों में आग लगी हुई है और लगभग 3 किलोमीटर जंगल जो है वहां भी आग की चपेट में है। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों की आग, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग। फिर क्या वजह है कि हम जंगल की आग को लेकर भारत की बात करें पूरे या राजस्थान की बात करें, हम सावचेत नहीं होते। जंगल में आग का लगना सिर्फ आग ही, जंगल का जलना नहीं है। मिट्टी, पानी, हवा सब प्रभावित होते हैं और जब ये सब प्रभावित होते हैं तो आप मान लीजिए कि आप भी प्रभावित हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य है, आपका आर्थिक तंत्र, सब कुछ जिसे इकोसिस्टम कहते हैं पूरी दुनिया का पारिस्थितिक तंत्र, वो भी प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं है कि आग जंगल में लगी है और आप सुरक्षित हैं। तो आज की चर्चा इसी पर है और इस चर्चा को हम शुरू करें। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बढ़ती जा रही है सरिस्का के जंगलों में आग। 135 हेक्टेयर जंगल हुआ खाक। 20 किलोमीटर तक वन्य जीवों में मचा हाहाकार। कैसे पाएंगे दावानल पर पार? क्या उपाय कर रही है सरकार? अलवर के सरिस्का के जंगल में रविवार शाम से लगी आग तीसरे दिन भी नहीं बुझ पाई। चिंता की बात यह है कि आग पर काबू होने के बजाय ये और अधिक फैल रही है। वन विभाग के मुताबिक आग करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। इससे करीब 135 हेक्टेयर जंगल खाक हो गया है। आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर सुबह 10:30 बजे से सिलीसेड से पानी भरकर आग पर बौछार कर रहे। इसे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पा रही। सरिस्का प्रशासन का कहना है कि पहाड़ों में आग अधिक होने से वहां स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा। सेना के 2 हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग फैल रही है। सरिस्का में आग बुझाने के लिए अलवर, वन मंडल, भरतपुर, दौसा आदि जिलों से वन कर्मी बुलाए गए हैं। सरिस्का का स्टाफ और आसपास के करीब 250 ग्रामीण आग पर काबू पाने में पहले से जुटे हैं। अलवर नगर परिषद की 2 और सिविल डिफेंस की 1 गाड़ी भी स्टाफ सहित आग बुझाने में लगी हुई है। सरिस्का में आग लगने के बाद वन विभाग और सरिस्का के स्टाफ और 250 से ज्यादा ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करते रहे। सरिस्का के जंगल में लगी आग को बुझाने में मधुमक्खियां बाधक बनी हैं। आग लगने से उठे धुएं से मधुमक्खियां जंगल में उड़ रही हैं और आग बुझाने में बाधा बन रही है। आग बुझाने का प्रयास कर रहे लोगों पर ये मधुमक्खियां हमला कर रही हैं। कई वनकर्मियों को मधुमक्खियों के डंक लगे हैं। इस कारण आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जंगल में लगी आग पर रविवार को कुछ हद तक काबू पा लिया गया था। रात को मौसम ठंडा होने पर आग की रफ्तार कम हो गई। इससे आग की लपटें भी कम हो गई। लेकिन सोमवार को दोपहर के समय ऊंची पहाड़ी पर आग पहुंचने और तेज हवा चलने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सरिस्का के अकबरपुर रेंज के रोडक्याला क्षेत्र में लगी आग फैलकर डावली तक पहुंच चुकी है। अकबरपुर रेंज बाघों का कोर एरिया भी है। अकबरपुर रेंज के नारेंडी में बाघिन ST 17 और उसके 2 शावकों का मूवमेंट है। रोडक्याला में बाघ ST 20 और ST 14 विचरण कर रहे हैं। ऐसे में बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। बाघों के कोर एरिया में आग लगना चिंता का विषय है। यहाँ घना जंगल बाघों के लिए मुफीद था, लेकिन अब जलकर ये खाक हो गया। इस क्षेत्र में आग लगने से वन और वनस्पति, घास, छोटी झाड़ियां, बांस, सालर, धोक वृक्ष प्रजातियों के साथ
वन्य जीवों के आवास को भी क्षति पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जंगल की आग को बुझने में भी बहुत समय लगता है। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ RN मेहरोत्रा जी हैं। मेहरोत्रा जी रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जिसे भारतीय वन सेवा कहते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज कुलश्रेष्ठ जी हैं। मनोज कुलश्रेष्ठ जी भी पर्यावरणविद हैं, इको रेस्टोरेशन कंसल्टेंट हैं। और हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हरीश पारासर जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले मेहरोत्रा जी के पास जाएंगे। मेहरोत्रा साहब, जंगल में आग, सरिस्का के जंगल में आग पिछले कुछ सालों से नहीं लगी है, ऐसा बताया जा रहा है, या इस बड़े पैमाने पे तो खबर नहीं आई थी पिछले कुछ सालों से। ये जो सरिस्का के जंगल में आग लगी है, यह कितना बड़ा अलार्म है इस बात का, क्योंकि हमने पिछले सालों में बाहर ब्राजील के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग की खबरें पढ़ी और बहुत जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो वाकई में बहुत दुखी भी हुए। तो ये जो आग है 20 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। एक तो सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी आपने जो चित्र दिखाया था अपने इसमें कार्यक्रम में शुरुआत में, ओपनिंग जो क्लिप था, वो काफी हद तक बिल्कुल सही स्थिति को बताता है। और सरिस्का में इससे पहले 2-3 साल हो गए। 2018 में आग लगी थी, फिर 19 में आग लगी, अकबरपुर क्षेत्र में ही लगी थी। लेकिन इस वर्ष जो आग लगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो आपने चॉपर्स का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स का। अगर ये रेडीनेस होती, हमारे पास चॉपर्स होते, तो शायद हम इसको काबू पा लेते जब ये आग प्रारंभ हुई थी। और अभी भी हमारा फायर सिस्टम राजस्थान के अलावा सारे देश में इतना अच्छा है, FSI के द्वारा डेवलप किया गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, कि आपको मालूम हो जाता है 2 घंटे के अंदर कि कहां आग लगी है। और गूगल की स्थिति के अनुसार 9.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र अभी प्रभावित हुआ है इस आग से। यह जो आग है, इसमें जोड़ना मैं ये चाहूंगा कि आग ये प्लेटों के ऊपर लगी है जी, जिसमें ज्यादातर घास को नुकसान हुआ है। पेड़ इसमें बड़े कम इफेक्ट हुए हैं। अगर इसमें खतरा सबसे बड़ा ये होता है कि जो अरावली के पहाड़ होते हैं, उनमें आप देखेंगे जो ऊपर का समतल क्षेत्र है, पहाड़ की चोटी जो होती है, वो हिमालय की तरह से ना होके चपटी होती है जी। तो वो चपटी पेड़ के ऊपर सालर की बहुतायत मात्रा में पेड़ होते हैं। सालर में खूब मात्रा में ऑयल होता है। वो जरा जब आग बढ़ेगी तो उसके लिए ईंधन का काम करता है जी जी। और जितनी भी सूखी लकड़ी, सूखे पत्ते, झड़े हुए जो जमीन पे रहते हैं, घास रहती है सूखी, पर अब जाड़े के बाद अब बिल्कुल घास पूरी तरह से इस वक्त सूखी हुई है जंगलों में। तो उस घास के ऊपर प्राय आग टॉप पे चलती है। ये सरिस्का की आग भी अगर आप देखिए तो पहाड़ के ऊपर ऊपर चल रही है। ये नीचे तो इसमें मेहरोत्रा साहब, अब चूंकि वो बाग परियोजना भी है और सरिस्का बड़ा पूरी दुनिया में फेमस है, 25 बाग बताए जा रहे हैं। और ये जहां आग लगी है बताया जा रहा है बाग नर्सरी है, एक टाइग्रेस है, दो उसके कब हैं और 2 नर बाग भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में बाघ सुरक्षित हैं? बाघ बिल्कुल सुरक्षित हैं और इनको अभी रिसेंट 1-2 घंटे पुरानी बात आपको बता दूं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो बाघिन है बच्चों के साथ, उसके पगमार्क ले लिए थे इन लोगों ने और वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुकी है। तो वो सेफ्टी फैक्टर जैसी करंट स्थिति है उसके अनुसार तो अभी है, कोई ऐसा नुकसान भीषण बड़े जानवर का नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल का नुकसान दूसरे जीव जंतुओं को नहीं हुआ है। जितने भी छोटे मैमल्स होते हैं, जिसमें कि आप जितना समझ लीजिए कि छोटे मैमल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स और माइक्रोफोना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेप्टाइल्स को सबसे अधिक असर होता है। पाटागो होती है, पाटागो है, सांप हैं, ये सब बुरी तरह से मरते हैं जी। तो और लाखों की संख्या में
इनकी डेथ होती है जब इस तरह की आग फैलती है। तो बहुत दुखदायी स्थिति होती है किसी भी जंगल के लिए जब उसमें आग फैलती है। कैलिफोर्निया और अमेरिका सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है पिछले कुछ इस 10 वर्षों में, इस डिकेड में, पिछली डिकेड में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य हुआ है, कंट्री हुआ है, तो वो अमेरिका है। जी, हम आपके पास फिर से आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। ये चर्चा हम समझना चाहेंगे कि भारत में जो आग जंगलों में लग रही है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। यह बात अलग है कि राजस्थान में चूंकि उस मात्रा में जंगल नहीं है तो हमारे पास खबरें ऐसी कम है। आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मनोज कुलश्रेष्ठ जी हैं, पर्यावरणविद हैं, पक्षी प्रेमी हैं, पक्षी विशेषज्ञ हैं। मनोज जी, जंगल में आग जब आपने सुनी और सरिस्का में, देखिए उदयपुर में 8 दिन पहले की खबर है कि वहां आग लगी है और होली के बाद वहां आग की खबरें रहती हैं जंगल में। उसके कारण कुछ और बताए जाते हैं कि एक आदिवासी समाज जो हमारा है वो उसकी कुछ परंपराएं हैं जिसके जो कारण बताए जाते हैं कि वहां वो आग लगती है। लेकिन सरिस्का की जो आग है, और हम पिछले कुछ सालों में जयपुर के आसपास भी छुटपुट आग तो सुनते ही रहे, तो आप इस आग को कैसे देखते हैं? हमारी ये एक तरीके से मतलब चेतना में है क्या कि जंगल में जो आग लगी है वो हमारे घर तक भी आएगी एक न एक दिन? अभिषेक जी, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। आग तो लगना हम हमेशा ही सुनते रहते हैं, उत्तराखंड में सुनते हैं, राजस्थान में सुनते हैं, मध्य प्रदेश में सुनते हैं, लेकिन सालों साल सुनने के बाद भी हम कहाँ पहुँचे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका नुकसान क्या होता है, ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ये जो समय होता है जब पत्तियां जैसे अरावली पे एनाजीसिस पेंडुला जिसको ढॉक बोलते हैं वो सूख जाता है करीब करीब, और वो डोरमेंट स्टेट में आके वो वेट करता है कि जब दोबारा पहली बारिश हो तो उस पर फुटान आए और वापस हरी भरी हो। ये तो हम ये देखते हैं कि जब ये सब सूखने लगता है तो हम क्या मेजर्स लेते हैं। तो फॉरेस्ट में फायर लाइन्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये सही है कि ये दुर्गम स्थान है जहाँ पर ये आग लगी है, और हमारे पास जितने साधन हैं, जितना स्टाफ है वो बहुत ही कम है, जिसका सुधार होना आवश्यक है कि स्टाफ भी इस काम के लिए डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि जब आग हर साल लग रही है तो हमें उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। अब बात ये आती है कि नुकसान क्या हो जाता है जो इर्रिपेरेबल है। हमारे यहाँ बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज हैं, बर्ड्स की भी हैं, रेप्टाइल्स की भी हैं, और भी तरीके की हैं। अब ये जो समय है ये ब्रीडिंग सीजन है, करीब करीब सभी पक्षियों का और इंसेक्ट्स का, क्योंकि इसी समय ये निकलते हैं, अपना डिस्प्ले वगैरह करते हैं। इस बार थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस अभी गर्मी की ज़्यादा दिख रही हैं। तो मैं ये बराबर जयपुर के आसपास के इलाकों में देख रहा हूँ कि इधर जो ग्रे फ्रैंकोलिन है वो तो अपने बच्चों के साथ करीब करीब 20-25 दिन से वो घूम रहे हैं, या और भी बर्ड्स हैं जो डिस्प्ले पहले कर रही थी उनके बच्चे अब हैं। कुछ के अंडे जो ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स हैं जो घोंसला ज़मीन पे बनाती हैं वो ज़रूर नष्ट हो गए होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है कि उनको छोड़ दें और उठ के अपनी सुरक्षित जगह पे चली जाएं। मनोज जी, हम इसको यदि ऐसे देखें कि जो भी हमारे यहाँ एक तंत्र है जिसमें सरकार कहते हैं, जैसे हम, जिसमें अफसर भी आते हैं और हमारे राजनेता भी आते हैं, क्या आपको लगता है कि हमने ये चेतना नागरिकों के दिल में, मन में डाली है कि एक जंगल होता है और उस जंगल को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है? वन विभाग की जिम्मेदारी तो है ही है क्योंकि वो तो उसके लिए है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी चेतना में उस वृक्ष को बचाए रखना वही नहीं है? तो फिर जंगल तो बड़ी चीज है। जागरूकता की जरूर कमी है कि जो लोग कभी बीड़ी पी लेते हैं या आग जला लेते हैं किसी कारण से कुछ करने के लिए, एक तो पहले उनकी एंट्री है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ इतना नहीं होता, हमारे पास मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की इतने साधन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से इतनी तरफ से रास्ते होते हैं, वो चले जाते हैं, उनके मवेशी होते हैं, कई बार वो भटक जाते हैं, उनको ढूंढने, कभी चराने, कभी और कारण से जो कि सामाजिक उसमें परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी होते हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लाचारी ये है कि उन्होंने ऐसे प्रपोजल्स क्या बना के भेजे कि वो आगे से भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, ये ध्यान रखें। जी, हमारे साथ बाबूलाल जाजू जी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है हुक्म। जी बाबूलाल जी, ये जो सरिस्का के जंगल में आग लगी है, ये एक नई खबर हमारे लिए हो सकती है, लेकिन राजस्थान के कई उदयपुर से आग लगने की इस मौसम में खबरें आती रहती हैं हर साल, और पूरे देश में आग लगती रहती है जहां जहां जंगल है, नॉर्थ ईस्ट हो या मध्य भारत हो, और दुनिया से भी खबरें आती हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं, आप पर्यावरणविद हैं,
कि जंगल की आग कितनी गंभीर है, या ये महज एक खबर है? आग तो बुझ जाएगी, कुछ समय लगेगा, मूक जानवर उसमें कुछ स्वाहा होंगे, लेकिन ये आग कितनी गंभीर है मानव जाति के लिए? मैं सोचता हूं अपने राजस्थान में तो लगातार इतनी लंबी आग का चलना ऐसा मेरी नजर में पहली बार है। इतने लंबे टाइम तक आग का लगातार लगना पहली बार है। सरिस्का चूंकि टाइगर रिजर्व है, इसलिए एक खास बात है कि चिंता का विषय है। आग 95% मानव निर्मित होती है, 5% की प्राकृतिक होती है। गांव के लोग चरागाह है, धार्मिक स्थलों पर जाने वाले, खाना बनाने वाले, किसी पशु चराने वाले ने दूध गर्म किया हो, खाना बनाया हो, या आग चलानी हो और बुझा ही नहीं हो, ये भी एक कारण है। आग से 100% नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन कुछ गाजर घास है, डेंटाना है, है जी, इसकी महत्वपूर्ण औषधीय पौधे भी जलेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है, खास छोटे मोटे जो जीव है या जी बिल में रहने वाले जी बाबूलाल जी, आप रहिए हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ हरीश पारासर जी हैं। पारासर जी, आपसे हम थोड़ा सा राजनीतिक सवाल करेंगे। 2 दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने छापा था, राजधानी के पास एक पहाड़िया जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, अवैध खनन माफिया, उसने बिल्कुल उसको लील गया। वो ये आग लगी है, और जहां ये आग लगी है एक अलग किस्म का माफिया वहां भी सक्रिय रहता है, चाहे रणथंभौर हो चाहे सरिस्का हो। आपको लगता है कि हम जंगल, पर्यावरण, हवा, पानी, इनको लेके चाहे सरकार हो या सरकार को वोट देने वाले नागरिक हों, कोई चेतना है, जागरूकता है? देखिए, लंबे समय से ये बात आई है कि जो वन क्षेत्र में लोग बस गए हैं या वन क्षेत्र उनके दायरे में है, उनको विस्थापितों को उनका पुनर्वास किया जाए। सरिस्का की भी यही समस्या है, वहां भी अभी भी वन क्षेत्र के अंदर आबादी रह रही है। अब वो आबादी खाना भी पकाएगी, अपने मवेशियों को चराने भी ले जाएगी, और हो सकता है कि जैसा भी जो हमारे दूसरे वक्ताओं ने कहा कि बीड़ी सिगरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी गर्म कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें इस आग के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो पहली चीज तो हमने उसको व्यवस्था को पुख्ता कराई नहीं कि हम उनका पुनर्वास करें ताकि आबादी वहां से दूर हटे। दूसरी चीज हमने क्या किया कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सत्ता में बैठे लोगों ने ये मान के चले हैं कि आग लगेगी और बुझ जाएगी अपने आप ही। यानी ये कभी नहीं सोचा कि कभी हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ सकती है। मेहरोत्रा साहब ने शुरू में कहा कि अगर चॉपर का इस्तेमाल आप पहले कर लेते तो हो सकता है कि आग बढ़ती। बस राजस्थान के पास ही नहीं है चॉपर, देश में सारे राज्यों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, बजट में आपको बताऊं, पूरे साल भर में फॉरेस्ट में जितना भी बजट होता होगा उसमें मुझे लगता नहीं कि अग्निशमन के नाम पर कोई बजट अलग से होता होगा, और कभी कभार हो भी जाए तो उनकी खरीद, उनकी टेंडर, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि आप कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 हेलीकॉप्टर तो वन विभाग के पास अपने पास होने चाहिए इस सुविधा के लिए कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए, मान लो, क्योंकि आग कब लगेगी, कैसे लगेगी, कोई नहीं कह सकता। तो आग को, चूंकि ये तो सरिस्का है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये तो सरिस्का है, इसलिए इतनी सतर्कता बरत ली गई। अगर ये कोई छोटा मोटा जंगल होता तो वैसे ही नींद में सो रहे होते। आपको उदयपुर के जंगलों में आग हर साल खबर आती है, अभी भी 8 दिन होली के बाद से वहां लगती है, और वह तमाम आदिवासी अंचल की परंपराएं हैं। लेकिन आप बताइए, क्या वो खबर इतनी बड़ी खबर बनती है क्या मीडिया में भी? और मेरा सवाल है कि चेतना है ही नहीं। लापरवाही है, जो बाबूलाल जी ने भी कहा कि ये लापरवाही, इतनी लंबी लापरवाही उन्होंने पहली बार देखी है, जो पर्यावरण से जुड़े हुए खुद भी। और इसकी वजह यही है कि हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जल्दी बुझाया जा सकता था, आपका स्टाफ प्रशिक्षित किया जा सकता था, लेकिन हमारा स्टाफ, फॉरेस्ट स्टाफ, केवल इस बात पर निगाह रखता है कि वो कैसे लोगों को पकड़े, कैसे उनसे वसूली करे, इतना काम उनका है। उनको इस बात के लिए ट्रेंड किया ही नहीं जाता कि अगर आग लग जाए तो उसका कैसे मुकाबला करें। भारत में एक वाक्य चलता है, किसी भी सरकारी विभाग में जब आप उन पर उंगली उठाते हैं तो कहते हैं स्टाफ की कमी है, चाहे पुलिस हो, वन हो, कोई भी, आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए,
तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आग को रोका जा सकता है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, प्यार है हुआ या तरक्की, चाल में है जान चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। जुबान के लिए उड़ चला खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देश में हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से करीब 78 लाख बच्चे कम वजन यानी 2.5 किलोग्राम से कम के होते हैं। इसका बड़ा कारण बच्चों का समय पूर्व पैदा होना है। ऐसे बच्चों में अन्य संक्रमणों के साथ ही हाइपोथर्मिया का खतरा ज्यादा होता है। हाइपोथर्मिया एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान असामान्य रूप से नीचे चला जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। नवजात शिशुओं को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए KMC यानी कंगारू मदर केयर सर्वोत्तम उपाय है। इसमें नवजात शिशु को मां के सीने पर खास तरह से चिपकाकर लिटाया जाता है ताकि शिशु को मां के शरीर की गर्माहट मिल सके। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस में। कार देखो, भरोसा करके देखो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं सरिस्का के जंगलों में आग लगी है। रविवार से वो आग लगी और अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। आग को विकराल बताया जा रहा है। हमारे साथ RN मेहरोत्रा जी हैं, रिटायर्ड IFS हैं। मेहरोत्रा जी, जंगल को लगाने के लिए बजट रहता है, सरकार पैसा भी खर्च करती है और जैसा मैं पढ़ रहा था कि 50 हेक्टेयर का वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 21 लाख खर्च करती है और वो 6-7 साल तक करती रहती है। यानी 1 करोड़ लागत आती है तब इतना जंगल वो पनपाने का बंदोबस्त करती है। तो जंगल लगाने का बंदोबस्त तो कर लेती है, लेकिन जंगल बचाने का बंदोबस्त जो है वो क्यों नहीं हो पाता? और क्या वो अकेले सरकार के द्वारा ही हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है, इसमें कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आग में आपने एक बड़ी अच्छी चीज देखी कि जितने वनकर्मी काम कर रहे हैं इसको बुझाने में, करीब करीब उतनी संख्या में वहां के ग्रामीण लोग जो हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के वो लोग इसको बुझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये प्राकृतिक जंगलों में लगी आग का कोई मूल्यांकन रुपए पैसे से नहीं किया जा सकता। जाजू साहब ने जैसे कहा था, और हमारे आप पढ़ोगे, बहुत सा लिटरेचर पढ़ोगे इस बारे में, ये सबसे
इम्पोर्टेंट बात है कि एक पूरा इकोसिस्टम जलता है। वो कोई 4 जानवर या 1 लाख जानवर या इतने सांप या कोई अलग अलग उनको आंकड़ों में रख के हम कभी भी नहीं समझ सकते। आपने एक पूरे सिस्टम को, प्राकृतिक सिस्टम को भस्म कर दिया। तो ये जो आपने जलाया इसको, और वो मनुष्य की गलतियों से जला। अधिकांश रूप से जो आग राजस्थान में लग रही है वो प्राकृतिक आग, जिसकी तरफ जाजू साहब कह रहे थे, वो बिजली के गिरने से या बिजली के जंगलों में गिरने से, वो बहुत ही कम मात्रा में ऐसा होता है। अधिकांश रूप से ये हमारे नेग्लिजेंस, पहली बार शुरू में ही किसी ने कही थी, आपने अपने शायद उसमें बात वाकई में कही थी कि आप जब आग, इस वहां गांव बस रहे हैं अंदर, सबसे प्रायोरिटी के ऊपर इस वक्त सरकार कोई सीरियस कदम ही नहीं ले रही है कि उनको गांव को हटाए। हम तो जब मिलते हैं किसी से प्रयास यही करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, और दूसरे लोगों से भी, हमारे जो मित्रगण हैं, और दूसरी जगह जाता हूं जहां मैं गोष्ठी में या कहीं भी, मैं इसी बात को जोड़ देता हूं कि आप सरिस्का को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे, ह्यूमन फुटप्रिंट को घटाओगे नहीं, तब तक मंगलवार को, शनिवार को यहाँ मेला लगता है अंदर पांडुपोल पे। सिलीबेरी का गेट है जिधर ये आग लगी है। आप ये जो इसका जो पूर्वी बाउंड्री है, पूरी दक्षिण पूर्वी बाउंड्री, उसके नीचे माइनिंग होती है। माइनिंग, और आप ये सब जो प्रेशर बन रहा है ना, ह्यूमन प्रेशर जिसको कहते हो आप, इसकी वजह से ही ये चीजें होती हैं। आप शाम को 7-5 बजे के बाद लोग, कभी कोई आजकल, अब मैं कहना नहीं चाहता आपके चैनल के ऊपर, लेकिन ये है कि शाम को घूमने के साथ साथ और भी लड़के गांव के दूसरी चीज हरकतें करने, कोई ड्रिंक करने चला गया, कोई कहीं चला गया, कहीं कुछ बनाने लगा, पकाने लगा। तो इस तरह की चीजें जब तक आप कंट्रोल नहीं होंगी ना, तो वो तब हो सकती है जब आप इनको इको सेंसिटिव जोन से भी बाहर करो, जब आप गांव को दूसरी जगह पे स्थापित करो, गांव की प्रेशर को रिड्यूस करो। लेकिन मेहरोत्रा साहब, ये समझाने में भी तो वक्त लगेगा। जब भी बात होती है तो ये कह दिया जाता है कि साहब वो गांव वाले हैं, वो इतनी आसानी से नहीं समझेंगे, उनका घर है। लेकिन आजाद हुए हमें 75 साल होने को जा रहे हैं, और हम उनको नहीं समझा पा रहे जो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जंगल को समझते हैं। तो ये जो विरोधाभास है कि सरकार या सरकारी तंत्र ये कहता है कि साहब वो मानने को तैयार नहीं है, वो समझते ही नहीं, वो तो कहते हैं हमारा गांव है, हमारा घर है, हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन जंगल को तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही जाना है। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी आग लगी है, वो साथ में कंधे से कंधा लगा के उस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। शहर का तो कोई आदमी नहीं गया वहां आग बुझाने के लिए। करेक्ट। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आपके प्रयासों में कमी आ गई है, इसी वजह से गांवों की संख्या बढ़ रही है, विस्थापन नहीं हो रहे हैं। आपके एफर्ट्स में कमी आ रही है, आप पूरी पुरजोर कोशिश नहीं कर रहे हो इनको शिफ्ट करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव वाले, आपको विस्थापन की एक प्रक्रिया है, उसकी ओर सरकार न तो बजट दे देती है, उसके बाद सरकार सोचती है, इसमें तो कलेक्टर को मिलना पड़ता है, तहसीलदार लोगों को मिलना पड़ता है, दूसरे बहुत सारे विभाग हैं जिनको साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वन विभाग के अकेले नहीं होगा, क्योंकि फॉरेस्ट का जो आदमी होगा उससे वैसे ही ये लोग सोचते हैं कि आ गया तो ये हमारे को डंडा चलाएगा। अरे आप उसको दूसरे विभाग से, तो उसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम आपसे यदि ये समझना चाहें कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि देखिए उसमें भारत में सब किस्म के लोग हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं, बेईमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसमें हम ये माने कि भ्रष्टाचार जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पता सबको सब है कि जंगल ना होने से क्या होगा, लेकिन सब जेब भरने में लगे। नहीं, मैं भारत में ये मैं नहीं इसको मानता आपकी बात को। ये कोई भ्रष्टाचार के कारण आग नहीं लगाएगा। नहीं, आग नहीं, आग को बुझाने के साधन भी तो होना चाहिए। आग तो लगेगी, कम लगे या ज्यादा लगे। मैं बताऊं आपसे, मैं अपने अनुभव से बता दूं, आप विभाग कितनी चेष्टा करे, सरकार उसको काम नहीं देगी, पैसे नहीं देगी। आप हेलीकॉप्टर, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात के लिए आपसे, मैं विस्थापन के लिए बार बार अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप इस डिबेट में इस बात को समझो कि जब सरकार चेतेगी तभी होगा, विभाग नहीं चेते, विभाग चेता हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। सरकार चेतेगी तब सब कुछ होगा। मैं बाबूलाल जाजू जी के पास जाऊंगा। बाबूलाल जी, सरकार, मैं आऊंगा मेरे बाबूलाल जी, सरकार कैसे चेतेगी? सरकार को चुनते हम और आप हैं,
तो हम ऐसे लोगों को चुने जो पर्यावरण को माने, उनके घोषणा पत्र में पर्यावरण नाम का शब्द आए, तब तो जंगल बचेगा, नहीं तो ये जंगल भी पहाड़िया की तरह खा लिया जाएगा। जी जाजू साहब। तिवारी साहब, सरकार की नजर में वन विभाग कोई विभाग ही नहीं है। वन विभाग को सरकार ने वेंटिलेटर पर छोड़ रखा है। वन मंत्री जी परसों हम कोटा में भरत सिंह जी के कार्यक्रम में साथ थे, वो जो बात कर रहे थे वो इतनी लाचारी जता रहे थे कि मैं विभाग को समझता ही नहीं है। यानी विषय के विशेषज्ञ कोई डिपार्टमेंट देना चाहिए और विभाग में पैसा एमपी महाराष्ट्र के मुकाबले वन विभाग का बजट ही नहीं राजस्थान सरकार का। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके आग प्रयास शुरू किया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हाल ये कि विस्थापन उन गांव वाले लोगों को दोष दे रहे हैं, उन गांव वाले लोगों को जो विस्थापन करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा और उनकी कृषि, उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको बाहर भेजने चाहते हो, उनकी कृषि भूमि अंदर है उसका भी उसको मुआवजा दो, उनके आवास की व्यवस्था करो, उनकी चिकित्सा रोजगार की व्यवस्था करो। इसी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में ये आग लगने की घटनाएं बढ़ेगी और जब आग जाता है राजनीतिक कारण न्यायालय के निर्देश है के बाद के अंदर मार्ग करना पड़ा है। अब अधिकारी तो क्या करेंगे, राष्ट्र को भी दखल अंदाजी, इतनी जंगलों को बर्बाद करने में नीतियों का रोल ज्यादा। जी जी जाजू साहब, हम आएंगे आपके पास। जी जी, विस्थापन की कार्रवाई जी होनी चाहिए। जी जी, ये सब एक रात में नहीं हो सकता। इस सब के लिए हमने बहुत सारा समय तो गुजार दिया और पता नहीं आगे भी और कितना समय हम खर्च कर देंगे। ना तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जंगल क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, हम सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें कभी जंगल घुमाने नहीं ले जाते। राजस्थान में हम देख रहे हैं 2 टाइगर सफारी हैं, एक सर्कस की तरह इस्तेमाल हो रही हैं वो, और पूरा अमला जो है वो वहां वीआईपीज को घुमाने के लिए लगा रहता है। कोई नहीं बताता कि ये शेर होना क्यों जरूरी है और इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम आएंगे जाजू साहब आपके पास। हमारे साथ मनोज कुलश्रेष्ठ जी हैं। मनोज जी, जब हम पढ़ते हैं और मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसको पढ़ते हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को पढ़ते हैं, तो ये बताया जाता है कि आग लगने की घटनाएं पूरी दुनिया में साल दर साल बढ़ रही हैं, उसी रेशो में हमारे यहाँ भी बढ़ रही हैं। और यदि ऐसा रहा तो देखिए, एक नॉर्वे की पर्यावरण संस्था है GRID अरेंडल, मैं शायद नाम सही ना ले रहा हूं लेकिन मेरे को माफ करें, उसने एक रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र के साथ में। 2030 तक ये आग लगने की घटनाएं 14% बढ़ेंगी, 2050 तक इनमें 30% वृद्धि होगी और 2100 तक 50% वृद्धि। तो दुनिया में जंगल कितने प्रतिशत भाग में है? इसका मतलब 2100 तक जंगल साफ हो जाएगा यदि यही स्थिति रही तो, जिसमें भारत भी शामिल। तिवारी जी, ये आकलन है आज जो स्थितियां मौजूद हैं उसके आधार पर, और बार बार जो बात आ रही है जागरूकता की। आप अफ्रीका के जंगलों को देखिए कि वहाँ जो जैसे मसाई मारा है तो मसाई ट्राइब को लगाया जाता है, वो लोग खुद जंगल की रक्षा करते हैं क्योंकि उन पे उनका जीविकोपार्जन निर्भर है। हमारे यहाँ भी जो जंगल है, विस्थापन अपनी जगह है कि आप विस्थापित करें, जो लोग अंदर हैं वो जंगल की मॉनिटरिंग को अगर अवरुद्ध कर रहे हैं तो उनको सम्मानजनक तरीके से बाहर कहीं बसा दिया जाए। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि वो रातों रात हो जाए, ये कई साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन शुरू हुई थी वो तो ठीक है, लेकिन ये समाप्ति के मतलब समाप्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके बहुत सारे कारण होंगे। तो अगर विभाग इसको भी देखे कि इसको किस तरीके से जल्दी टेकअप किया जाए ताकि ये घटनाएं खत्म हो। दूसरी बात यह है कि मॉनिटरिंग के लिए एक बिल्कुल पुख्ता प्रोग्राम होना चाहिए, डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए, डेडिकेटेड साधन होने चाहिए, जिससे आग का जरा सा भी सिग्नल आए, सेंसर्स होने चाहिए। हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है तो हम मांग सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट सेकंड बैक सीट पे क्यों रहे, वाइल्ड लाइफ बैक सीट पे क्यों रहे? हमारा इतना बड़ा अमला है, वो तैयार है, उसमें कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, वो लोग काम करते हैं। हम बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं, जैसे जो लोग अपना जो काम तो कुछ और करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उनका दिल इतना जानवरों में और पर्यावरण वन में होता है कि वो तैयार रहते हैं कि वो अपना काम छोड़ के वहाँ जाए और मदद करें।
तो वो जागरूकता का अगर कोई प्रपोजल जाएगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत लोग जाके जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, साधन सरकार को देने हैं। जी, सवाल इच्छा शक्ति का है और सवाल हमारे मानस का है कि हम क्या ये मान के चलते हैं धरती सिर्फ हम तक ही रहेगी, या फिर हम ये मानते हैं कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इस धरती को सुरक्षित रखें। तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, प्यार है हुआ या तरक्की, जाल में है जान चेहरे पर है मुस्कान, जाल में है जान चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। जुबान के लिए उड़ चला खुशबू अपनेपन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं सरिस्का के जंगल में आग लगी है। रविवार से वो आग लगी है और अभी तक बुझाई नहीं जा चुकी है। आग का दायरा बढ़ रहा है, 20 किलोमीटर का क्षेत्र बताया जा रहा है। बहरहाल खबरें आ रही हैं, हम वैसा आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ हरीश पारासर जी हैं। पारासर जी, ये कहा जाता है कि जो हमारी वन नीति है उसने हमारे तमाम सामाजिक सरोकारों को ध्वस्त किया है और उसी का परिणाम है कि जंगल को नहीं बचाया जा सका, चाहे वो खनन माफिया हो या इस तरीके की प्राकृतिक चीजें हो, आग लगना हो। हम जो है जंगल, पर्यावरण और नागरिक, इनके बीच में हम बता ही नहीं पाए। हमारी जो सरकार है, हमसे जो वोट ले जाता है, उसके घोषणा पत्र में ग्रीन पॉलिटिक्स कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वन नीति में भी नियत की जरूरत है कि सरकारों की नियत होनी चाहिए। मुझे याद है कि राजस्थान की अगर वन नीति की हम बात करें तो जो तमाम मेहमान हमारे वो जानते होंगे कि पिछले 5-7 साल में उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। वो जैसी नीति बनी वैसी की वैसी चल रही है। उसके बाद हालात में बदलाव आए और सबसे बड़ी समस्या जो जिस बात को हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि विस्थापन की बड़ी समस्या है। हम वन क्षेत्र में होके वाहनों की आवाजाही कर रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? मान लीजिए कोई वाहन चालक है, उसने चलते चलते बीड़ी फूंक करके बाहर डाल दी, उसको कौन रोकेगा? वाहन से कोई चिंगारी निकल गई, उससे आग लग गई, कौन रोकेगा? उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात आपने कही अभी, इच्छा शक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि वोटों का चक्कर है। आप देखिए, जवाहर नगर की कच्ची बस्ती बरसों से है जयपुर की राजधानी में और तमाम खतरे रहते हैं, बाढ़ के खतरे रहते हैं, वहाँ तबाही होने के खतरे रहते हैं।
यहाँ तक कि रोड एक्सीडेंट्स के आप देखिए, इस कदर ट्रैफिक रहता है, जनहानि के खतरे रहते हैं, तमाम खतरे रहते हैं। तो जंगल में तो ये ज्यादा जरूरी है कि जिस जंगल को आप सहेज के रखना चाहते हैं उस जंगल में ऐसे लोगों को नहीं रखें। अब कई सवाल उठते हैं साहब, तो उनका वहाँ रहवास है, वहाँ उनकी खेती है, वहाँ उनके मकान है, तो आप बनाइए ना, पैरेलल एक गांव बना के दीजिए उनको पूरा का पूरा, जिसमें उनकी खेती भी हो, जिनमें रहने का साधन भी हो, उनके बच्चों का स्कूल भी हो, जो जजू साहब कह रहे थे कि जिस तरह की उनको जरूरतें हैं वो अगर उनको मिल जाएगी तो जंगल को छोड़ने को राजी हो जाएंगे। तो वो चीजें सरकारों को देखनी चाहिए, नहीं तो ये नीतियां कितनी बना लो आप, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीति तो ये भी कहती है कि हम अगर कहीं जंगल काटते हैं तो हमें उसके बजाय पौधे भी लगाने होंगे। लेकिन पारासर जी, हमने देखिए इसी मुल्क में हमने केदारनाथ त्रासदी भी देखी, हमने केरला में बाढ़ देखी, हमने चेन्नई में देखी, हमने बेंगलुरु में देखी, और 2 साल पहले हमने जयपुर में देखा हाल वही कि वो किस तरीके से नदियां चल रही थी और मिट्टियां जो भर गई निचले इलाकों में, वो आज तक कई मकान तो दबे हुए हैं। तो फिर ये समझाएगा कौन हमें आके? तो कई उदाहरण कि इस पर्यावरण में सभी शामिल है, हमारी सांस लेना इस पर्यावरण की देन है। अभिषेक जी, कई उदाहरण है आग लगने के वक्त ही कुआं खोदने की। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ कोयले का संकट हो गया, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच गए, उससे पहले याद नहीं आई थी कि कोयले की कमी आ रही है। ये एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही जो आग की घटनाएं हो रही है, जो भी जंगलों की आग लग रही है, उसमें भी यही है कि जब हमें लगा कि अब आग फैल गई तो हमने सेना को गुहार लगाई, सेना ने जितने उसके पास संसाधन थे वो भेजे। मुझे लगता है कि अगर ये संसाधन और बढ़ा दिए जाएं और सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि जरा सी भी कहीं आग लगी घटना हो तो ये मानते हुए, क्योंकि जंगल की आग तो एक मुहावरा ही बन चुका है, कोई खबर है वो जंगल की आग की तरह फैल गई मान लो, तो जंगल की आग की तरह फैलने का मतलब यही है कि वो इतनी तेजी से फैलेगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि वो जरा सी भी अगर कहीं आपको भनक लगे तो फिर तत्काल उसको काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। अलवर के उदाहरण में हमने देखा, एक बार हमने बुझाने के प्रयास भी कर लिए लेकिन फिर कहीं कहीं रह गया, फिर वो दहक गई। और हवा जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से वो और खतरा है, इसलिए हमें चिंता उन वन्य जीवों की भी करनी है, वहाँ जो और छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु जितने भी हैं उनकी भी चिंता करनी है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की करनी है कि देखिए किसी भी चीज को पालने में, बड़ा करने में और उसके बाद उसको नष्ट करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आप दोबारा पौधे लगाएंगे, दोबारा उनको बड़े करेंगे, उनको जंगल का रूप देंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है जी। तो वो चिंता भी हमें करनी है। हमारे साथ RN मेहरोत्रा जी हैं। मेहरोत्रा साहब, ये जो कहा जा रहा है बार बार, और सब लोग हम सब समझते हैं कि जैसे तमाम किस्म के माफिया हैं इस मुल्क में, एक वोट माफिया भी है, वो वोट लेते समय उनको ये समझाता है कि आप हमें चुन लीजिए, हम आपको यहां से हटाएंगे नहीं। वो ये क्यों नहीं समझाता आप हमें चुनिए, हम यहां से बेहतर जगह आपको बसाएंगे? जी मेहरोत्रा साहब, आपकी आवाज म्यूट है। मैं नहीं मानूंगा इस बात को। हाँ। मेरे जी बोलिए। कैन यू आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। ये चीज जो आप बता रहे हैं मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा ना पाया। मैं बहुत फ्रैंक एडमिशन कर रहा हूँ, तो ये तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। पर्यावरण तो एक, जब कोई विपदा आती है उस वक्त याद आता है हमारे समाज को। केदारनाथ तब याद आया जब केदारनाथ में लोग मरे, जब ये हुआ। आग जब लगेगी तब चेतेंगे हम। प्रिपरेटरी काम कराने के लिए अगर आप सरकार के पास जाओगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, ठीक है देख लेंगे, आप प्रस्ताव रख दो। तो ये एटीट्यूड जो है ना, उसकी प्रायोरिटी में वो फाइल ऊपर से नीचे आ जाती है। दिस इज नॉट राइट। तो हमने आप कब तक इसको मेहरोत्रा साहब पीछे करते जाओगे? तो हमने ये पढ़ाया ही नहीं ना। अभी आज जो 4 साल का बच्चा है, हम उसे भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि जंगल क्या है। हम आज पढ़ रहे थे कि वहां आग बुझाने में दिक्कत इसलिए भी आ रही है कि मधुमक्खियों के छत्ते जले हैं तो मधुमक्खियां परेशान कर रही हैं। तो उस मधुमक्खी का होना भी कितना जरूरी है। बिल्कुल। वो पढ़ा लिखा बच्चा, अब मैं क्या बोलूं, मैं वो पढ़ा लिखा बच्चा नहीं आ पाता ना इस सिस्टम में। वो तो अमेरिका चला जाता है और अच्छा बनने के लिए। और ये अच्छी बात है, माइग्रेशन होता है। मैं समझता हूं दुनिया में तो कंट्रीब्यूट करता है वो,
लेकिन हमारे यहाँ ये जो चीज है, जो वास्तविकता है, वो ये है कि अभी इन्होंने कहा साधन है नहीं। कितनी अच्छी बात ये पराशर जी ने बताई, बहुत ब्रीफ में बताई इन्होंने। अब इक्विपमेंट होता है फायर का, आप देख लो किसी भी डिवीजन में जाके देख लो, फायर इक्विपमेंट नहीं होगा। आग बुझाने के लिए बाल्टी भी नहीं होगी, पानी तो बहुत दूर की बात है। पानी का सोर्स मिल जाएगा प्रकृति में, लेकिन बाल्टी नहीं मिलेगी। तो आप पाइप नहीं मिलेगा आपको। जब आप मूल रूप से अपने को तैयार नहीं कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो कहां से वो आदमी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो बुझाएगा? तो वो तो लाठी दोगे तो लाठी से ही अपने को बचाओ। तो हमने बाढ़ और सूखे को तो आपदा माना है, आग को तो आपदा नहीं माना ना। हमने आग को तो हमने जब लग जाती है तभी उसको आपदा मानते हैं, बस उतनी देर के लिए। यस, उन्होंने अभी मुहावरा बताया ना कि आग की तरह फैलती, लेकिन कोई ऐसा उस दिशा में कोई कार्य हमने होते नहीं देखा है सरकार की ओर से। आप 2 चॉपर खरीद लेते अब तक, एक उदयपुर के क्षेत्र में रखते, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के, दूसरा एक नॉर्थ में अरावलीज का जो जंगल सूखता है सरिस्का का, और रणथंभौर का एक आप यहां रख सकते थे, अलवर में रख लो, चाहे आप कहीं रख लो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। ये चीजें बहुत आवश्यक हैं साहब, सारी दुनिया आग बुझा रही है। मल्होत्रा साहब, समय थोड़ा कम है, हम फिर से कोशिश करेंगे आपके पास आने की, आप रहिए हमारे साथ। सवाल वही है कि इन्हें कौन सोचे, वो लोग क्यों सोचेंगे जो पहाड़ के पहाड़ निकल रहे हों। हमारे साथ बाबूलाल जाजू जी हैं। बाबूलाल जी, जो मल्होत्रा साहब कह रहे हैं, अब इन चीजों को कौन सोचेगा? हम सवाल वही आपके सामने फिर रख रहे हैं कि इन लोगों को ताकत तो हम ही देते हैं, हम ही चुन के भेजते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा भेज दें। हम उनसे कभी पूछते ही नहीं कि हमारा जंगल, हमारा पर्यावरण, इसके लिए आपकी राजनीति में कहां जगह है? तिवारी साहब, अगर पेड़ों और जंगली जानवरों के वोट होते आज तो निश्चित रूप से ये राजनेता इनको भी पूछते। पर्यावरण, वन्यजीव का कोई सरकार कोई महत्व नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर सेना के अधिकारियों को, जिन्होंने हेलीकॉप्टर आपको मुहैया कराए और इसमें वो सहयोग कर रहे हैं। इस आग से हमको एक सबक लेना चाहिए। पार्कर साहब भी बहुत अच्छा तार्किक ढंग से समझा रहे हैं। माननीय मल्होत्रा साहब का तो मैं देख चुका हूं, काम करने का अवसर मिला मुझे, लेकिन वास्तविकता है कि इस आग से हमको एक सबक लेना चाहिए कि उच्च स्तरीय जांच हो कि आग किन कारणों में लगी, आगे से नहीं लगे, उसके लिए की कार्रवाई के साथ साथ इन कारणों में लेकर के ऐसे पुख्ता इंतजाम सरिस्का में भी लग सकती है। मैं हरणी की पहाड़ी भीलवाड़ा में मल्होत्रा साहब ने इसका अवलोकन किया, छोटी मोटी आग वहां भी है, लोग लापरवाही से धार्मिक स्थल पे जाते हैं, बीड़ी फेंकते हैं, और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जाजू साहब समय कम है। हम जब ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वृक्ष देवता है वहां, वो जंगल को भी पूजते हैं, लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस बात के लिए कटवा देते हैं कि हमारी कार पे जो है पक्षी बीट करता है, इसलिए इस पेड़ को यहां से हटवाइए, इसको छटवाइए यहां से। सोच तो हमने ये हमारा ज्ञान तो हमें यहां ले आया ना, जंगल तो दूर की बात। तिवारी साहब, कोरोना में अच्छे अरबपति करोड़पतियों को एक कृत्रिम प्राणवायु का सिलेंडर नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला, कोई एक बेड नहीं दिल पा। तो पर्यावरण की याद तो अभी कोरोना महामारी ने दिला दी है। इससे अब सबको सब सीखना चाहिए। जी, वक्त एक ब्रेक का है। ये आग सिर्फ जंगल में नहीं लगी है, आग के लगने से पूरा इकोसिस्टम, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और उसमें निश्चित रूप से आपका घर भी आ जाता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। वक्त एक ब्रेक का है, हाजिर होते हैं जल्दी। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, प्यार है हुआ या तरक्की, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस में। कार देखो, भरोसा करके देखो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं सरिस्का के जंगलों में आग लगी है, तो सवाल सीधा सीधा है कि पर्यावरण को लेकर हमारी चिंताएं फिर से जागृत हो गई हैं। हमारे साथ मनोज कुलश्रेष्ठ जी हैं। मनोज जी, आग लगी है, आग हिस्सों में लगती रहती है, इसके रोकने के लिए या ये चेतना पैदा करने के लिए कि हम पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएं, जिसमें नदी भी आती है, जिसमें पहाड़ भी आता है, जंगल भी आता है, वन्यजीव भी आते हैं, क्या किया जाना चाहिए? तिवारी जी, बहुत ज़रूरी है कि हम अब कम से कम इस बारे में सोचें। हमने बाघ को प्रायोरिटी दी, बाघ संरक्षण के प्रोजेक्ट बना लिए। हमारा राज्य पक्षी है गोडावण, उसके बारे में ग्रासलैंड इकोलॉजी प्रोजेक्ट चला, उससे पता पड़ा कि ग्रासलैंड भी कितने इंपॉर्टेंट है, हमने उसका संकेत बना लिया उसे। और भी हमें कई जानवर जिनको राज्य पशु बनाया, किसी को राज्य वृक्ष बनाया, पर हमने ये नहीं जाना कि उनका एक आवास तंत्र होता है। ये सिंबल की तरह ज़रूर माने जाते हैं, लेकिन इनका पूरा आवास तंत्र है जिसके बारे में बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म स्टडी होने की ज़रूरत है, जो कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट वो होना चाहिए कि शिक्षा में उनको ये सब दिया जाए कि वेटलैंड्स हैं। जी, समय थोड़ा कम है। तो हम ये चाहते हैं कि माइनिंग और दूसरे डिपार्टमेंट जो सब हैं या आग वाले अग्निशमन के हैं, सरकार को एक पॉलिसी डिसीजन लेके इन सबको एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रखनी चाहिए ताकि पुनरावृत्ति आग की ना हो। जी मल्होत्रा साहब, कार्यक्रम अपने बिल्कुल अंतिम दौर में है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ये इस जैसी अप्रिय स्थिति, जैसे अभी आग लगी, अब हेलीकॉप्टर्स नहीं है राजस्थान सरकार के पास में, आगे और भी तमाम घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं, तो क्या हमें अपनी सोच में क्या परिवर्तन लाना चाहिए जिससे कम से कम नुकसान हो इस धरती का? देखिए, मैं तो धन्यवाद आपका। दो बातें, आपने इतनी अच्छी डिबेट रखी है, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आप अपने ह्यूमन फुटप्रिंट को कम करो उसमें, चाहे वो बढ़ता हुआ टूरिज्म हो, चाहे वो बढ़ते हुए गांव हों जो अंदर रह रहे हैं। सरकार ने इको सेंसिटिव जोन बनाया है पार्क के चारों तरफ। इको सेंसिटिव जोन का महत्व तो यह है कि वहां पे एक्टिविटीज, एडवर्स एक्टिविटीज ना हो। अभी तक सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन फाइनल नहीं हुआ है। कहीं तो माइनिंग वाले प्रेशर लगा के कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए उससे। अरे जब माइन लग जाएगी जंगल के साथ तो फिर कहां से उसका इफेक्टिव काम होगा? ये इस तरह की सोच दूर करनी चाहिए। नंबर वन, आपको ह्यूमन फुटप्रिंट जिसको कहते हैं, ह्यूमन का दखल अंदाजी, जो उसका इंटरवेंशन है, जो उसको आप रिड्यूस करो, कम करो जंगलों में, खासकर नेशनल पार्क में। समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। और एक बात और कहूंगा, जल्दी से, और उनको संपन्न करो, साधन संपन्न करो उनको। जब तक आप चॉपर्स हैं, उनके
कपड़े ऐसे हैं, तो आज कोई हादसा नहीं हुआ, बेचारा गरीब आदमी कोई जलता, उसमें कोई नुकसान होता उसको, लेकिन उसके लिए कि ना तो उसको फायर प्रूफ ड्रेस है उसके पास, आप फायर प्रूफ उनके जो जी ये सामान जरूरत इस बात की है कि बहुत गंभीरता से विचार हो पर्यावरण को लेके, जिसमें सारा कुछ शामिल हो जाता है। नीतिगत निर्णय लंबे समय के लिए। जी 30 सेकंड पारासर जी जल्दी से। देखिए जो कहा मेहता साहब ने वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करें, नीतियों के साथ साथ जिसको मैंने पहले भी कहा कि आपकी नीयत को भी सही रखें जी, तब जाकर के आप ऐसे हादसों से नीतियों में बदलाव करें, नीयत को सही रखें और सभी लोग अपने लालच पर नियंत्रण रखें तो ये धरती बचेगी। नहीं तो 150 साल और इसका आनंद ले लीजिए, आपकी 1-2 पीढ़ियां आनंद ले लें, उसके बाद क्या होगा ये सब सामने दिखाई दे रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आप पौधे लगा सकते हैं, जंगल नहीं बना सकते। जंगल सैकड़ों वर्षों में बनता है, उसे बचाएं। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। क्या खुशी है भाई तुझ में चमक